हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित यादव और आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल टॉपर बनो में। तो दोस्तों, आज हम क्लास 9 सिविक्स चैप्टर 5 डेमोक्रेटिक राइट्स का नोट्स प्रोवाइड करने वाले हैं। उसके साथ साथ हम इसका पूरा इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो में ही इसी में हम डिस्कस कर लेंगे। तो आपको ये नोट्स जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर डायरेक्ट इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे साइट topperbano.blogspot.com पर भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे नोट्स जो हैं वो इस चैनल पे जितने भी वीडियोज अपलोड किए गए हैं सारे नोट्स वहाँ पर आपको अवेलेबल हैं, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो नोट्स हैं इसे सबसे पहले आप देख लें, उसके बाद ही आप इसे डाउनलोड करें। इसमें आप देख लें कि आपके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो पॉइंट्स इसमें है कि नहीं, लेकिन मैंने इसे बहुत ही अच्छी तरह से इसे तैयार किया है। एक बार अगर इस नोट्स को आप पढ़ लेंगे तो आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे बुक्स के पॉइंट क्वेश्चंस जितने भी बनते हैं उस सारे क्वेश्चंस को मैंने इसमें डाला है, और पूरा का पूरा समझ लीजिए कि हम चैप्टर की तरह इसे एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो चैप्टर है इसका नाम है डेमोक्रेटिक राइट्स, जो कि दो वर्ड से मिलकर बना है, डेमोक्रेटिक एंड राइट्स। तो डेमोक्रेसी के बारे में मुझे आपको उतने अच्छे से बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिविक्स में जितने आप चैप्टर इसके पहले पढ़ें सब में डेमोक्रेसी थी, सब डेमोक्रेसी के बारे में ही पढ़े। अब राइट्स छूटता है, तो राइट्स क्या चीज़ होती हैं? तो देखिए, राइट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है जो आपके बुक में दिया हुआ है, और उसे आप लिखेंगे तो आपका कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। तो राइट्स का क्या मतलब होता है? तो यहाँ पर देखिए, कई लोग रिलेट कर रहे होंगे कि राइट मतलब सही नहीं ना, जो रॉन्ग और राइट होता है। तो जी बिल्कुल नहीं, यहाँ पर राइट का मतलब है अधिकार। तो देखिए यहाँ पर इसका डिफिनेशन क्या होगा। तो राइट्स आर द रीजनेबल क्लेम ऑफ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड सैंक्शनड बाय द लॉ। तो ये देखिए, ये पूरा एक डिफिनेशन, छोटा सा डिफिनेशन है, इसमें पूरा एक बहुत ही बड़ा मीनिंग छुपा हुआ है। देखिए, तो राइट्स हम उस रीजनेबल क्लेम को कहते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति का वह रीजनेबल मतलब कि जो मतलब कि सही हो, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप गए सड़क पर और एक आदमी वो भी सड़क पर घूम रहा है, और आप गए उस जो घूम रहा है दूसरा वाला, उसे लाठी से पीटने लगे। तो आप कहते हैं कि ये मेरा अधिकार है कि मैं किसी को भी मार सकता हूँ। तो ये क्या सही है? तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये एक रीजनेबल क्लेम नहीं है, ये आपका एक रीजनेबल क्लेम नहीं है जिसे आप अपना मतलब कि प्राप्त करना चाहते हैं। वो एक तरह का सही क्लेम नहीं है, क्योंकि आप अपना अधिकार पूरा करने के लिए उस व्यक्ति का भी तो अधिकार का हनन कर रहे हैं। उसका भी तो अधिकार है कि वह स्वतंत्र पूर्वक सड़क पर घूम सके। तो ये एक रीजनेबल क्लेम नहीं है। रीजनेबल क्लेम मतलब कि पूरे सोसाइटी का भी कोई नुकसान, सबका मतलब कि सबका समान बराबर अधिकार होके, ठीक है। उसके बाद रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी, तो वही उसमें तो सबकी सोसाइटी की जो है वो सब चाहते हो, मतलब कि उसमें सभी लोग, जितने भी लोग रह रहे हैं उन सभी लोग वो चाहते हो, ठीक है। आप चाहते हो कि मैं किसी को भी मारूं, तो दूसरा क्या चाहेगा कि आप मुझे मारें? ऐसा बिल्कुल ही नहीं ना। तो ये सोसाइटी के मतलब कि इसमें बिल्कुल ही खिलाफ है, ठीक है। और सैंक्शन बाय द लॉ, मतलब कि ऐसा नहीं है कि केवल मतलब कि लोग का चाहने से ही हो गया, ये लॉ में भी लिखा होना चाहिए, ठीक है। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन होती है जिसमें सारे लॉज लिखे होते हैं, उसमें भी ये जो है ये दिखाया गया होना चाहिए, ये इसके बारे में कुछ ना कुछ बताया गया होना चाहिए, ठीक है। तो राइट्स, आपको यहाँ बेसिक डिफिनेशन याद रखिए। राइट्स आर द रीजनेबल क्लेम ऑफ ए पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड सैंक्शनड बाय लॉ, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, और इसका पूरा मतलब भी समझिए, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? रीजनेबल क्लेम, रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड सैंक्शन बाय लॉ। तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। रीजनेबल मतलब कि वो उसका मतलब कि वो सही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है कि जब उसी राइट्स को, ठीक है, अब देखिए जो राइट्स होते हैं, यदि किसी मतलब कि, अब देखिए जो राइट्स हैं, ये राइट्स ऐसा नहीं है कि मतलब कि अगर आप मतलब कि आपका राइट्स है, तो देखिए जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि आप जाकर दूसरे को मारने लग रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, अधिकार होता है सभी के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो अधिकार आपको मिला है उससे किसी दूसरे के अधिकार पर मतलब कि विपत्ति आ रही है, ठीक है। किसी दूसरे के अधिकार हनन होना, जैसे कि अगर अगर आपको अधिकार दे दिया जा रहा है कि आप सड़क पर किसी भी घूमते हुए आदमी को मार सकते हैं, तो इससे क्या होगा? आपको अधिकार तो मिल गया, लेकिन जो दूसरे को आप मारेंगे उससे आपत्ति हो रही है। तो वहाँ पर आप दूसरे के जो राइट्स हैं उसको मतलब कि उसे निगलेक्ट कर रहे हैं, उसका मतलब कि उसका विरोध कर रहे हैं, जिससे मतलब कि ये कह सकते हैं कि राइट्स ऐसा होना चाहिए कि जिससे
उसे अधिकार तो मिले ही, लेकिन दूसरे को उससे किसी से उसका नुकसान ना हो, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है कि सोशली रिकॉग्नाइज्ड भी होना चाहिए, ठीक है। जो राइट्स है उस क्लेम्स के है वो सोशली रिकॉग्नाइज्ड भी होना चाहिए, और जब वही राइट्स डेमोक्रेसी के लॉ में लिख दिया जाता है तो वो बन जाता है डेमोक्रेटिक राइट्स, ठीक है। जब डेमोक्रेसी का जो लॉ मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें जब लिख दिया जाता है, तो लिख दिया नहीं कह सकते हैं कि उसमें जब मतलब कि डाला जाता है तो वो बन जाता है डेमोक्रेटिक राइट्स। तो इतना मुझे आपको लग रहा है कि चैप्टर का जो बिल्कुल ही डेफिनेशन था वो आपको क्लियर हो गया होगा कि डेमोक्रेटिक राइट्स मतलब हम क्या पढ़ने वाले हैं। कि मतलब कि अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दिए गए, अधिकार दिए गए हैं, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसके आगे क्या दिया गया है कि इसके साथ ही साथ अगर कोई सिटीजन मान लीजिए है वो किसी राइट्स को फॉलो नहीं करता है, या फिर कोई गवर्नमेंट है जो कि राइट्स का रिस्पेक्ट नहीं करती है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे राइट्स का वॉयलेशन होने के कारण, अगर कोई हमारा राइट्स का वॉयलेशन होने के कारण हमारा ये पूरा का पूरा अधिकार है कि हम कोर्ट में जा सकते हैं और हमारे अधिकार का हनन होने के लिए उस पर अपील भी कर सकते हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए आपको स्वतंत्र रहने का अधिकार है, ठीक है, तो अगर आपको कोई मतलब कि जंजीरों में पकड़ लेता है, या गवर्नमेंट ही, ठीक है, सिटीजन्स की बात तो है ही, साथ ही साथ गवर्नमेंट भी, अगर गवर्नमेंट भी किसी के राइट्स का वॉयलेशन करती है, उसके मतलब कि हनन करता है, ठीक है, उस पर कोई विरोध करती है, ठीक है, उसे रोकती है, तो उसका उस व्यक्ति का पूरा अधिकार है, उस व्यक्ति का पूरा अधिकार है कि वो कोर्ट में जा सकता है। आपको पता ही होगा कि आपने जो इसके पहले वाला चैप्टर पढ़ा, जो इसके वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, उसमें जुडिशरी जो होती है वो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट होती है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के खिलाफ भी एक्शन होगा वहाँ पर अगर आपके कोई भी राइट्स जो है उसका वॉयलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ मतलब कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दिया गया है। तो उसके बाद हम देखेंगे, अब देखिए ये तो हमारा था बेसिक डिफिनेशन का कह सकते हैं चैप्टर का इंट्रो। अब इसके साथ साथ मैं आपको बता दे रहा हूँ इस चैप्टर में मतलब कि दिया क्या क्या चीज़ है, ठीक है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ऐसे कई सारे कंट्रीज़ के एग्जांपल जहाँ पर कुछ राइट्स का वायलेशन हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में जानेंगे, फिर कुछ इंटरनेशनल राइट्स के बारे में जानेंगे जो कि हमारे कंट्री में नहीं दिए गए हैं, ठीक है। तो उस तरह से हमारा ये चैप्टर पूरा खत्म होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या चीज़ दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए केस स्टडी वेयर द राइट्स आर डेनिड, मतलब कि कुछ कंट्री का एग्जांपल हम पढ़ेंगे, केस स्टडी देखेंगे जहाँ पर राइट्स का वॉयलेशन कर सकते हैं या फिर राइट्स दिए ही नहीं गए हैं, ठीक है। तो देखिए प्रिजन इन द ग्वातानामो बे, ठीक है, ये एक जगह है ग्वातानामो बे, वहाँ के हम जेल के बारे में पढ़ेंगे। अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि ग्वातानामो बे कहाँ पर है, ठीक है। तो देखिए लगभग 600 लोग, ठीक है, लगभग 600 लोग। देखिए मैं पूरा पूरा पॉइंट वाइज पॉइंट लिखा हूँ यहाँ पर, आप ध्यान देखते चलिएगा, ठीक है, एक एक पॉइंट मैंने लिखा है, ठीक है। तो लगभग 600 लोग से भी ज़्यादा क्या किए जाते हैं, अलग अलग कंट्री से लोगों को पकड़े जाते हैं और उन्हें कहाँ पर लाया जाता है, तो वहाँ पर उन्हें ग्वातानामो बे की जो जेल था वहाँ पर ले जाकर बंद कर दिया जाता है। अब देखिए क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि लगभग 600 लोग, ठीक है, 600 लोगों को दुनिया के अलग अलग कंट्री से पकड़ा जाता है, अरेस्ट किया जाता है और उन्हें कहाँ पर ले जाया जाता है, ग्वातानामो बे के जेल में, ठीक है। अब ये ग्वातानामो बे कहाँ पर है, तो ये अमेरिका नेवी के अंडर कंट्रोल में है, ठीक है। अमेरिका नेवी के कंट्रोल के अंदर एक क्यूबा जगह है, क्यूबा, ठीक है, एक क्यूबा जगह ही है, यूनाइटेड अमेरिका के, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स के पास ही एक जगह है क्यूबा। वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर अमेरिकन नेवी का कंट्रोल है, ठीक है। ये एक कह सकते हैं कि ये आइसलैंड की तरह है, ठीक है। अब क्यूबा बे के ही एक जगह है, क्यूबा बे में ही छोटा सा जगह है ग्वातानामो बे, और वहाँ के जेल का बात हो रहा है, ठीक है। तो लगभग 600 से भी ज़्यादा लोगों को अलग अलग कंट्री से पकड़ कर लाया जाता है, ग्वातानामो बे जेल में बंद कर दिया जाता है। अब ये क्या होता है, तो अब देखिए आपने एक मूवी भी कई इस पर देखी होगी, मूवी का नाम मुझे नहीं आ रहा है, लेकिन पूरा का पूरा स्टोरी इसी पर है, ठीक है। तो क्या होता है कि न्यूयॉर्क में 11 सितंबर 2001 को एक घटना होती है जिसमें कई सारे आतंकवादी जो हैं वो न्यूयॉर्क पर अटैक कर देते हैं, कई सारे जगह पर बॉम्बिंग होती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि न्यूयॉर्क लगता है कि ये जो बॉम्बिंग वगैरह हुई है ये कई जो कंट्रीज़ हैं वो हमारे ऊपर कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो बिना किसी कंट्री के गवर्नमेंट को बताए हुए, ठीक है, उस गवर्नमेंट को भी नहीं बताया, वहाँ के कंट्री के लोगों को अरेस्ट कर लिया और ग्वातानामो बे के मतलब कि कह सकते हैं ग्वातानामो बे जेल में लाकर बंद कर दिया गया। अब यहाँ पर देखिए जो राइट्स हैं उसका वॉयलेशन किस तरह से हुआ रहा है, ठीक है।
यहाँ पर देखिए लोगों को स्वतंत्र रहने का अधिकार है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि अगर कोई अपराधी नहीं है तब भी उस पे मतलब कि कह सकते हैं कि उसे पकड़ कर लाकर जेल में डाल दिया जाता है। तो यहाँ से क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर राइट्स का मतलब कि वॉयलेशन हो रहा है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल था। अब देखिए इसके आगे क्या होता है, तो यूएस आर्मी जो है उन्हें अरेस्ट करती है, ठीक है, और उन्हें डिसाइड करती है कि कहाँ पर रखा जाए। ये डिसाइड नहीं कर पाती है, बस कहाँ पर ले जाया जाता है, ग्वांतानामो बे के जेल में ले जाकर डाल दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि कई सारे मजिस्ट्रेट जो होते हैं, देखिए अब देखिए जैसे हमने देखा कि हमारे कंट्री में क्या होता है, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, फिर हाई कोर्ट होते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट होते हैं। उसी तरह से ये तो हमारा पूरा मतलब कि इंडिया में, जैसे इंडिया में सबसे पावरफुल सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है, मतलब कि कोर्ट वाले में तो सबसे पावरफुल जो हेड होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है। तो उसी तरह से एक इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है, एक इंटरनेशनल लेवल पर भी कोर्ट है, और जिसके मजिस्ट्रेट जो हैं, ठीक है, जिसके मजिस्ट्रेट इसका विरोध करने लगते हैं। उसके साथ साथ ही एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये क्या है, तो ये एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। जब कभी भी कंट्री में, ये देखिए कंट्री यहाँ पर देखिए ये इंटरनेशनल है, मतलब सभी कंट्रीज़ के लिए, ठीक है, ये केवल एक कंट्री के लिए नहीं है, ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो जब किसी भी कंट्री में किसी लोगों को अगर किसी राइट्स का वॉयलेशन होता है, तो यहाँ पर क्या करती है ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये इसका काम है कि उसका मतलब कि हैंडल करे। तो यहाँ पर क्या होता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है, तो वो रिपोर्ट करती है कि जो प्रिजनर्स हैं, मतलब कि जो ग्वांतानामो बे में जो मतलब कि कैदी हैं, उनका कोई दोष भी नहीं है और उन्हें टॉर्चर भी बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, ठीक है। इस तरह से यूएस क्या कर रहा है कि लॉज को वायलेट कर रहा है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो कोर्ट वगैरह होते हैं, उसके मजिस्ट्रेट वगैरह क्या करते हैं कि वहाँ से उन्हें छुड़ाने के लिए मतलब कि सैंक्शन मतलब कि जारी कर दिए जाते हैं कि अगर आप वहाँ से नहीं छोड़ेंगे तो मतलब कि आप पर मतलब कि अटैक किए जाएंगे। तो इस तरह से कुछ करके यूएन सेक्रेटरी जनरल जो है वो कहते हैं कि जो ग्वांतानामो बे का जो जेल है उसे बंद कर दिया जाएगा, नहीं तो आप मतलब कि कैदियों को मतलब कि निकालिए, ठीक है। तो लेकिन इसके बावजूद भी यूएस की गवर्नमेंट जो है इसे एक्सेप्ट नहीं करती है, इसे रिफ्यूज़ कर देती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर उन्हें मतलब कि अपने ट्रूप्स को भेजकर वहाँ से कैदियों को मतलब कि खदेड़ना पड़ता है, मतलब कि निकालना पड़ता है, सॉरी, उसे मतलब कि वहाँ से छुड़ाना पड़ता है। तो यहाँ पर आप किस तरह से देख सकते हैं कि ये एक एग्जाम्पल था यहाँ पर किस तरह से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ, मतलब कि लोगों के अधिकार का हनन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर किस अधिकार का, एक तो सबसे पहले फ्रीडम ऑफ मतलब कि राइट्स ऑफ फ्रीडम, लोगों को स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब कि एक एग्जांपल और भी इसके सामने है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिटीजन राइट्स इन सऊदी अरेबिया। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे सऊदी अरेबिया के केस है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सऊदी अरेबिया में, ठीक है, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे कंट्रीज मतलब जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूगोस्लाविया में अभी भी लोगों को अधिकार नहीं दिए गए हैं। भाई कई सारे अधिकार जो हैं वो नहीं दिए गए हैं। अभी हम यहाँ पर दोनों कंट्री के एग्जांपल देखेंगे, सऊदी अरेबिया और यूगोस्लाविया, ठीक है। इन दोनों कंट्री के एग्जांपल देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से मतलब कि लोगों को अधिकारों का हनन किया जाता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले सऊदी अरेबिया के बारे में बात करते हैं। तो सऊदी अरेबिया का जो सिटीजन्स है, ठीक है, उसका क्या पोजीशन है सऊदी अरेबिया में, वो आप ये जो नीचे पॉइंट्स दिए गए हैं इनसे आप जान जाएंगे। क्वेश्चन डायरेक्ट भी बन सकता है कि व्हाट आर द पोजीशंस ऑफ द सिटीजन्स इन सऊदी अरेबिया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको डायरेक्ट जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं इसे आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए क्या है कि सबसे पहले जो सऊदी अरेबिया में मतलब कि क्या क्या पॉइंट्स है, तो वहाँ पर देखिए तो अभी भी सऊदी अरेबिया में क्या है कि अभी भी राजाशाही तंत्र है, मतलब कि वहाँ पर राजा रूल करता है, ठीक है। जब राजा रूल करता है तो क्या होगा कि इलेक्शन वगैरह होंगे नहीं, मतलब कि गवर्नमेंट चेंज नहीं होगी, एक ही गवर्नमेंट मतलब कि जो राजा है वही पूरा है। तो पूरे, जब आपको पता ही होगा कि इतने समय से हिस्ट्री और सिविक्स पढ़ते आ रहे हैं, तो अगर एक ही मतलब कि व्यक्ति अगर पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा तो एक तरह से कह सकते हो कि करप्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी राजा क्या है कि मतलब कि अपनी मनमानी करता है, ठीक है। अब राजा क्या है, वही लेजिस्लेचर का भी जो लेजिस्लेचर मेंबर्स हैं उन्हें भी चूज करेगा, जुडिशरी को भी चूज करेगा। यहाँ पर मतलब कि जो कह सकते हैं कि जो जुडिशरी है वो मतलब कि इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि मतलब कि वो राजा के खिलाफ काम कर सकती है। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर अगर कोई मतलब कि कह सकते हैं कि अगर कोई निर्णय राजा के खिलाफ है तो वो ले ही नहीं सकती है, ठीक है। जैसे हमारे कंट्री में मतलब कि ये अधिकार है लोगों का कि अगर कोई गवर्नमेंट भी मतलब कि गवर्नमेंट भी अगर मतलब कि
लॉज को वायलेट करती है तो उसके पास अधिकार है कि वो उसके खिलाफ भी आवाज़ खड़ा कर सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या, अगर मतलब कि जब पूरा का पूरा राजा ही है तो उसके खिलाफ आवाज़ कौन उठाएगा? कहीं पर भी जाएंगे तो राजा ही सब कुछ है, तो वहाँ पर आवाज़ किसके खिलाफ उठाएंगे? तो इस तरह से मतलब कि जो सऊदी अरेबिया है वहाँ पर जो जज हैं उसे भी किंग ही अपॉइंट करता है, ठीक है। और कोई भी डिसीजन लिया हो, जज जो है वो कोई भी डिसीजन लिया हो उसे कभी भी चेंज कर सकता है, ठीक है। उसके साथ साथ ही जो सिटीजन है वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं फॉर्म कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस नहीं फॉर्म करते हैं कर सकते हैं, मीडिया को भी कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं छाप कर सकते हैं जो कि राजा के विरुद्ध हो, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ पर जो मोनार्च है वही सब कुछ है, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, तो अब इस यहाँ पर जब इतना कुछ हो रहा है तो यहाँ से मतलब कि ये तो क्लियर ही है कि लोगों के राइट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर वॉयलेट किए जाते होंगे। तो उसके साथ साथ क्या है, देखिए यहाँ पर अब हम देखेंगे कि क्या क्या जो राइट्स हैं वो वहाँ पर वॉयलेट किए जाते हैं, मतलब कि कौन कौन से जो राइट्स हैं वो सऊदी अरेबिया में नहीं दिए गए हैं। तो सबसे पहला कि लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेशन, यह भी आप पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए लोगों को मतलब कि ये स्वतंत्रता नहीं है कि वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर सके, पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म कर सकें, वो अपने सोच को दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, ये सारे जो है वहाँ पर वोलेशन किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ ही फ्रीडम ऑफ जो रिलीजन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसका भी वोलेशन हो रहा है। मतलब कि वहाँ पर लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता भी नहीं है, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब कि वहाँ पर लोग कई धर्म को नहीं पूछ सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया में क्या होता है कि आप अगर हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, आप जो भी धर्म चाहें वो अपना सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप कोई धर्म अपनाए हैं और आप चाहते हैं कि हम दूसरा धर्म अपनाएं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ ही अगर जैसे कि मतलब कि धार्मिक मतलब कि धार्मिक पूजाएं वगैरह करते हैं, जैसे हमारे में बहुत सारे हैं, जैसे कि दुर्गा पूजा मनाते हैं, होली मनाते हैं, बहुत सारे मतलब कि त्यौहार है, उसे हम पूरे अच्छे तरह से मनाते हैं। तो वो भी आपको स्वतंत्रता है कि आप पूरा अच्छे से मना सकते हैं। उसके साथ साथ ही अगर आपका नहीं मन भरता है तो आप माइक लगाकर चिल्ला चिल्ला कर पूरा शोर करके मतलब कि कहिए, कोई भी आपको वॉयलेट करने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है हमारे इंडिया में है। लेकिन यहीं सऊदी अरेबिया में क्या है कि वहाँ पर मुस्लिम जो धर्म के लोग हैं उसी को मानना है। अगर आप पब्लिकली कोई धर्म को मतलब कि उसका प्रचार कर रहे हैं तो आप मतलब कि आपको दोषी कहा जाएगा और आपको मतलब कि दंड भी दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ पर होता है। लेकिन अगर आप प्राइवेट में कोई धर्म मतलब कि घर के अंदर किसी धर्म को, किसी भी भगवान का पूजा कीजिए, उससे मतलब नहीं है। लेकिन पब्लिकली आप कुछ नहीं कर सकते हैं, किसी और धर्म को नहीं प्रचार कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ वहाँ की जो वुमेन है उनको भी कई सारे रिस्ट्रिक्शंस का पालन करना पड़ता है। जैसे कि उन्हें तो कई बार मतलब कि अभी तक कुछ समय पहले तक देखिए 2050 तक सऊदी अरेबिया में वुमेन्स को वोटिंग राइट नहीं थी, ठीक है। उसके साथ साथ ही वुमेन्स को और भी कई सारे रिस्ट्रिक्शंस मतलब कि हैं, जैसे कि वो मतलब कि बाहर नहीं जा सकती हैं, बाहर मतलब कि ज़्यादा जैसे कि पुरुषों की तरह नहीं जा रह सकती हैं, ठीक है। उसके साथ साथ ही एक आदमी को वहाँ पर 2 महिलाओं के बराबर समझा जाता है, ठीक है। इस तरह से मतलब कि कह सकते हैं कि वहाँ पर वुमेन्स को बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमारा तीसरा केस स्टडी है कोसोवो का। अब ये कोसोवो क्या है, तो देखिए इथनिक मैसेकर इन कोसोवो, ठीक है, ये कहाँ पर है। तो देखिए सबसे पहले हम इसे समझने के लिए हमें जानना होगा, एक कंट्री है जिसका नाम है यूगोस्लोविया, ठीक है, यूगोस्लेविया या यूगोस्लोविया जो भी आप कहें। तो देखिए यहाँ पर एक कंट्री है यूगोस्लोविया, एक तरह से इस तरह से डायग्राम समझ सकते हैं। यहाँ पर ये जो डायग्राम है तो देखिए यूगोस्लोविया जो है, तो अब यहाँ पर देखिए जो यूगोस्लोविया है यहाँ पर सर्व जाति के कह सकते हैं, सर्व कम्युनिटीज़ के लोग जो हैं वो मेजोरिटी में है, ठीक है। एंड एल्बेनीज जो है वो माइनॉरिटी में है। मतलब कि जो सर्व की संख्या है वह यूगोस्लोविया में वो ज़्यादा है और एल्बेनीज की संख्या जो है वो कम है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ ही यूगोस्लोविया में ही एक जगह है, ठीक है, या एक सिटी है जिसका नाम है कोसोवो। कोसोवो में क्या है कि एल्बेनीज की संख्या ज़्यादा है, ठीक है, और सर्ब्स की संख्या ज़्यादा है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो पूरा कंट्री है यूगोस्लोविया, इसमें सर्ब की संख्या ज़्यादा है, ठीक है, और जो थोड़ी बहुत संख्या एल्बेनीज है वो सारे के सारे कोसोवो में ही रहते हैं, ठीक है, कोसोवो ही में रहते हैं, क्योंकि कोसोवो में सर्ब की संख्या कम है। मतलब कि जितने भी हैं ये सारे कोसोवो में ही रहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर वहाँ की कुछ स्थिति है। अब उसके बाद क्या होता है
कि यूगोस्लोविया का एक लीडर बनता है, ठीक है। एक लीडर बनते हैं माइलोसेविक, जो कि एक सर्व होते हैं, ठीक है। अब देखिए माइलोसेविक जो है वो सर्व होते हैं, तो सर्व होते हैं। अब वो मतलब कि वहाँ के इलेक्शन जब होता है तो इलेक्शन जीत जाते हैं, ठीक है। जब यूगोस्लोविया में इलेक्शन होता है तो ये इलेक्शन जीत जाते हैं। अब ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो क्या करेंगे, सर्व हैं तो सर्व की ही पछलेंगे। तो वहाँ पर होता क्या है कि अब मतलब कि वहाँ पर कहा जाता है, जो एल्बेनीज थे उनसे कहा जाता है कि या तो आप हमारी मतलब कि कह सकते हैं कि डोमिनेंस को मान लें, या तो आप इस कंट्री को छोड़कर किसी दूसरे कंट्री में चले जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखा जा रहा है, यहाँ पर भी राइट्स टू फ्रीडम नहीं है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं राइट टू इक्वलिटी भी नहीं है, सबको समान अधिकार नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग से समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर देखिए दो कम्युनिटीज़ के लोग रह रहे हैं, सर्ब्स और एल्बेनीज। सर्ब की संख्या यूगोस्लोविया में ज़्यादा है, ठीक है, और वहीं एल्बेनीज जो है वो कम है। और जो जितने भी एल्बेनीज थोड़े बहुत जो एल्बेनीज हैं वो कहाँ पर रह रहे हैं, कोसोवो में रह रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि यूगोस्लोविया में इलेक्शन होता है और एक सर्व लीडर जो है वो बनते हैं, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट वहाँ पर ये नहीं इसमें दिया गया है, लेकिन जो भी वहाँ पर इलेक्शन होने के बाद बनते हैं वो वहाँ पर बनते हैं, जो जिनका नाम है मिलोसेविक, ठीक है, मिलोसेविक उनका नाम है। अब ये क्या करते हैं, तो ये देखिए एल्बेनीज के टूर बहुत ही मतलब कि कह सकते हैं इनको गुस्सा था, क्योंकि मतलब कि उन्हें लगता कि मतलब कि हमारे बीच ये कौन रह रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एल्बेनीज को ये कहते हैं कि ये कहा जाता है कि या तो वो कंट्री को छोड़ दें, या तो उनकी डोमिनेंस मतलब कि उनकी जीत को कह सकते हैं कि स्वीकार करें, सर्ब्स की जीत को स्वीकार करें, ठीक है। अब होता क्या है कि इसकी वजह से क्या होता है कि अब कई सारे जो एल्बेनीज थे वो मानते नहीं हैं। अब जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मिलोसेविक हैं वो मतलब अपने सैनिकों को कहते हैं कि जितने भी अल्बेनीज हैं उन सभी लोगों को मार मार कर यहाँ से खदेड़ दो। जिसकी वजह से क्या होता है कि लोग ज़बरदस्ती घरों में घुसकर, सभी लोग रात को सो रहे थे उनको मतलब कि उनके ऊपर गोलियां से मार देते हैं, उनको कई सारे लोगों को गोलियां से मारने लगते हैं। तो इस तरह से कई सारे मतलब कि वहाँ पर कंडीशन हो गए थे और वहाँ पर लोगों को मारा जाने लगा था, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पर मतलब कि लोगों को मारा जा रहा है, ठीक है, वहाँ पर लोगों के अधिकारों का हनन हुआ। अब इस तरह सब हमने पढ़ा, तो इससे आप समझे क्या, ठीक है, इससे आप क्या रिलेट कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जो राइट्स हैं वो केवल एक लोगों का अधिकार नहीं है उस पर, ठीक है, केवल एक लोगों का अधिकार नहीं है, राइट्स सबका अधिकार है, ठीक है। इसकी वजह से ये सारे कंट्रीज जो हैं जो एक दूसरे का राइट को वायलेट कर रहे हैं, कह सकते हैं कि ये नॉन डेमोक्रेटिक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे राइट्स इन डेमोक्रेसी। अभी तक ने हमने तो देखा केस स्टडीज़ के इस कंट्रीज़ के, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि राइट्स इन डेमोक्रेसी का होता क्या है, ठीक है। तो राइट्स और डेमोक्रेसी में क्या रिलेशन है ये अभी आपने देख लिया है, ठीक है, अभी हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था क्या चीज़ होता है। देखिए अब देखिए उसके साथ साथ ही एक चीज़ और जान लीजिए कि राइट कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी की आत्मा है, क्योंकि अगर राइट्स न रहें तो डेमोक्रेसी का कोई मतलब ही न रह जाएगा। मतलब कि अगर मान लीजिए अगर हमारे कंट्रीज़ में फ्रीडम का मतलब कि लोगों को फ्रीडम का आज़ादी न हो, मतलब कि लोग स्वतंत्र ना हो, तो क्या कोई कहेगा कि हमारा कंट्री डेमोक्रेसी है। लोगों को समान अधिकार न लोगों में समान अधिकार न हो तो क्या कोई कहेगा कि हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक है, ठीक है, जी बिल्कुल ही नहीं कहेगा, ठीक है। तो कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है उसकी पूरी की सब जो पूरा सब कुछ है वो राइट्स ही है, ठीक है। अब राइट्स का डिफिनेशन पहले भी देख लिया था, एक बार आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। राइट्स आर द रीजनेबल क्लेम्स ऑफ ए पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड सैंक्शन बाय लॉज। अभी आपको जो डिफिनेशन है बहुत ही अच्छे तरह से रट लेना है, कह सकते हैं घोर के पी जाना है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये नोट जो है इसमें सब कुछ डिटेल बाय डिटेल मैंने लिखा है। इस नोट्स को आप जरूर देखिएगा और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर ये हमने तो देख लिया राइट्स क्या होते हैं, उसके साथ साथ ही एक क्वेश्चन बन सकता है कि वाई डू वी नीड राइट्स, ठीक है। क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है कि आखिर हमें अधिकारों की ज़रूरत क्यों है, ठीक है, अधिकारों का क्या ज़रूरत हमें, और फिर उसके साथ साथ कि डेमोक्रेसी में हमें क्या अधिकार की ज़रूरत है, ठीक है। तो देखिए राइट्स जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है और डेमोक्रेसी के लिए तो बिल्कुल ही, क्योंकि बिना डेमोक्रेसी की जो बिना राइट्स के
डेमोक्रेसी कुछ भी नहीं है, कह सकते हैं कि मीनिंगलेस है, उसका कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर मान लीजिए इंडिया में क्या हो कि अगर राइट्स टू फ्रीडम ना हो, लोगों को स्वतंत्र रहने का अधिकार ना हो, लोग सड़क पर घूम नहीं सकते हैं, किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट नहीं जा सकते हैं, तो क्या कोई कहता कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है? बिल्कुल नहीं। या किसी भी कंट्री का एग्जांपल ले लें तो कह सकते हैं कि बिना राइट्स के डेमोक्रेसी जो है पूरा, उसका मतलब कि कोई भी अर्थ ही नहीं है, ठीक है, और उसका कोई भी प्रभाव भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से हम पॉइंट्स वाइज पॉइंट्स, ये भी एक पॉइंट्स था तो इसे भी याद रखिएगा, और क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट इन जो पॉइंट्स लिखे गए अगर आप वो भी लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से लिए गए हैं पॉइंट्स, तो उससे आपको कोई मतलब की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या होता है कि अगर मान लीजिए अगर डेमोक्रेसी है तो उसके लिए हमें इलेक्शन करवाने होंगे, ठीक है, अपने गवर्नमेंट को चूज करने के लिए इलेक्शन करवाने होंगे। तो अब इलेक्शन करवाने के लिए हम लोगों को ये अधिकार तो देना पड़ेगा ही ना कि वो पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म कर सकें, नए नए जो सोच है उसको एक्सप्रेस कर सकें, लोगों को वोटिंग राइट का अधिकार हो, नहीं तो हम इलेक्शन करवाएंगे कैसे, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि राइट का डेमोक्रेसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। बिना आखिर कोई पॉलिटिकल पार्टीज अगर किसी को फॉर्म करने का अधिकार ना हो तो क्या मतलब कि किस तरह से आप इलेक्शन करवाएंगे? लोगों को वोट देने का अधिकार ना हो तो आप इलेक्शन किस तरह से करवाएंगे, ठीक है। तो राइट्स का इसलिए भी ज़रूरत है, और उसके साथ साथ ही एक और ज़रूरत है, ताकि राइट्स अगर देते हैं तो जो मेजोरिटीज़ में है, जो लोग मेजोरिटी में है वो माइनॉरिटी पर अत्याचार नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अभी आपने कोसोवो का एग्जांपल देखा, तो वहाँ पर अगर जो अल्बानीज थे उन्हें अधिकार रहता कि वो मतलब कि उन्हें सब कुछ अधिकार है कि वो राइट टू फ्रीडम, मतलब कि उन्हें अधिकार है कि वो उन्हें कोई भी मतलब कि उनके स्वतंत्रता पर कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता है, अगर कोई रोकता है तो वो कोर्ट में मतलब कि अपील कर सकते हैं। तो क्या ऐसा स्थिति आता? क्या मतलब कि लोग उन्हें घर में घुसकर उन्हें मार डालते हैं? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि मेजोरिटी के अत्याचारों से माइनॉरिटीज़ को बचाने के लिए भी राइट्स की ज़रूरत है, ठीक है। उसके साथ साथ ही क्या है कि राइट्स का एक और भी ज़रूरत है कि गवर्नमेंट अगर कोई मतलब कि गवर्नमेंट, जैसे कि गवर्नमेंट अगर कोई मान लीजिए गवर्नमेंट, ठीक है, देखिए सिटीजन्स तो वायलेट कर ही सकते हैं, कहीं मान लीजिए गवर्नमेंट भी वायलेट कर रहा है, तो गवर्नमेंट वॉयलेट कर रहा है तो उसके लिए अधिकार तो बिल्कुल ही होने चाहिए, नहीं तो गवर्नमेंट के सामने कौन आवाज़ उठाएगा। तो इसके लिए हमें अधिकार होने चाहिए कि अगर गवर्नमेंट भी हमारे मतलब कि अधिकारों को वॉयलेट करती है तो उसके खिलाफ हम कुछ आवाज़ उठा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुछ हमें अधिकार के मतलब की ज़रूरत है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर हमें क्यों अधिकारों की ज़रूरत है। जो जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स बताए हैं, ये पॉइंट्स आप लिखेंगे, आपका कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे। चलिए अब देखते हैं कि डेमोक्रेसी में क्या क्या राइट्स हैं। तो राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारत के संविधान में क्या क्या राइट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो लगभग हम एक अपने चैप्टर के एक मेन पॉइंट्स पे कह सकते हैं, मेन पार्ट पर आ चुके हैं। तो देखिए हमारे जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो फंडामेंटल राइट्स है, मतलब कि जो जन्म से ही अधिकार मिले हुए हैं, ठीक है, कुछ जन्म से ही अधिकार दिए गए हैं, तो वो 6 राइट्स हैं। तो यहाँ 6 राइट्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो देखिए फंडामेंटल राइट्स क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। तो राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि मैं बोलते जा रहा हूँ आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। राइट टू फ्रीडम मतलब कि स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, लोग स्वतंत्र रह सकते हैं कि उन्हें अधिकार है। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार है, मतलब कि सभी लोग एक बराबर हैं। किसी कोई को मतलब कि मान लीजिए ऐसा नहीं है कि कोई वोट देगा तो उसका वोट का वैल्यू 1 होगा और कोई वोट देगा तो उसका वैल्यू का 2 होगा, ठीक है, इस तरह से नहीं है, सभी लोग समान है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है, तो देखिए उसके साथ साथ है राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता भी है, मतलब कि आप कोई भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, उसमें कोई भी रोक नहीं है, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, मतलब कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब ये क्या है, तो यहाँ पर अभी आप देखिए जब इसे आप पढ़ेंगे एक एक करके, हम जब इन्हीं सभी पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन देखिए यदि कोई किसी के शोषण करता है, जैसे कि अगर कोई बच्चों से काम करवाता है, तो इसके लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार दिया गया है कि जो बच्चा है वो मतलब कि कोर्ट में अपील कर सकता है, ठीक है, उसका शोषण की कर रहा है, ठीक है। उसके साथ ही अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है, कोई मजबूरी में है, तो कोई दूसरा व्यक्ति ही कर सकता है, ठीक है, हम ही कर सकते हैं। हम किसी मतलब कि किसी को देख रहे हैं कि मतलब कि वो अत्याचार में है, उस पर कोई अत्याचार कर रहा है, तो हमारे पास ये अधिकार है कि हम उसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं, ठीक है।
कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सभी लोगों को संस्कृत और पढ़ने का सबको अधिकार है, ठीक है। कोई भी संस्कृति अपना सकते हैं, उन सभी लोगों को अधिकार है, ठीक है। कोई भी संस्कृति अपना सकते हैं, कोई सबको पढ़ने का अधिकार है, ठीक है। उसके साथ साथ ही राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब देखिए ये जो राइट्स है ये सबसे इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मैंने आपको अभी अब तक मैं कई बार बोल रहा हूँ कि आप कोर्ट में जा सकते हैं, आप कोर्ट में जा सकते हैं, तो ये कोर्ट में जाने का ये भी तो एक अधिकार है। तो ये कोर्ट में जो जाने का अधिकार है यही है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। ये क्लियर हुआ। चलिए अब इन सभी को एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा तो यहाँ पर देखिए राइट टू इक्वलिटी सबसे पहला हमारा राइट है। तो देखिए ये जो राइट टू इक्वलिटी है ये आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 के बीच में इसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले आर्टिकल 14 में क्या है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ कहा गया है, मतलब कि जो कानून है वो सबके लिए बराबर है। कानून की नज़र में कोई भी मतलब कि छोटा या बड़ा नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, ठीक है। सबके लिए कानून बराबर है, ठीक है। आर्टिकल 15 में क्या किया गया है, तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल 15, ये सारे जो आर्टिकल है मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो आर्टिकल के नंबर लिखे गए हैं, ठीक है। तो आप एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें कितने सारे आर्टिकल हैं, ठीक है। कितने सारे बार उसमें अमेंडमेंट की गई, सॉरी अमेंडमेंट तो बहुत बार की होगी, ये मतलब कि उसे छोड़ दीजिए। तो हाँ केवल यही बताएगा कि कितने सारे आर्टिकल हैं उसमें, ठीक है। ये कमेंट में ज़रूर बताएगा। अगर आपको नहीं आता है तो गूगल पे सर्च कर भी बता सकते हैं। तो देखिए आर्टिकल 15 में क्या कहा गया है, तो देखिए जो अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग रेस के लोग हैं, जो अलग अलग कास्ट के लोग हैं, अलग अलग सेक्स के लोग हैं, मतलब कि जो जन्म होने का उनका जो जगह है, इससे लेकर कोई मतलब कि उनमें भेदभाव ना हो, इसके लिए मतलब कि ये अधिकार दिया गया है कि वो चाहे किसी भी कास्ट के हों। जैसे कि पहले क्या होता है थे कि बड़ी जाति के जो लोग थे वो छोटे जाति के लोगों को दबा कर रखते थे, मतलब कि उन्हें मतलब कि कहते थे कि आप हमारे मतलब कि देखिए कुछ जैसे आपने मूवी देखा होगा, कई सारा मूवी देखा होगा जिसमें मतलब कि कई सारे लोग जो होते हैं, बड़ी जात के लोग जो होते हैं वो छोटे जात के लोग को अपने गली से जाने नहीं देते थे, ठीक है। अपने घर पर खाना नहीं खिलाते थे, यहाँ तक कि मतलब कि वो कोई कुआं, अपने कुएं से पानी तक नहीं निकाल देते थे। कई सारे आपने कहानियाँ भी इस पर पढ़ी होगी। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये जो मतलब कि अधिकार है इसे दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 16 में क्या है, सॉरी आर्टिकल 16 में क्या है, तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो अब देखिए जो गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं उसमें भी सभी लोगों को समान अधिकार दिया गया है, ठीक है। अब इसमें आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर तब क्यों, जो आपने पिछला चैप्टर पढ़ा होगा कि जो ऑफिस मेमोरेंडम लाया गया था तो उसमें जो SC ST के लोग थे या फिर जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लोग थे उन्हें 27% का रिजर्वेशन क्यों दिया गया था, जब यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ या जॉब्स जो हैं वो सभी लोगों के लिए बराबर हैं, ठीक है। तो इसका जवाब अभी आपको आगे मिल जाएगा, इस पर पूरा क्वेश्चन मैंने लिखा है, ठीक है। उसके साथ साथ ही आर्टिकल 17 में क्या गया कि अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया गया है। अनटचेबिलिटी मतलब कि छुआछूत, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लोग अपने कुओं से पानी भरने नहीं देते थे, जो बड़े लोग थे वो छोटे लोगों को अपने कुओं से पानी नहीं भरने देते थे, मंदिरों में नहीं जाने देते थे। तो ये जो छुआछूत है ये इसे बंद करने के लिए इसे भी बंद किया गया, इसे भी एबॉलिश किया गया है, ठीक है। उसके बाद एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, मतलब कि जो टाइटल्स हैं जो लोग मतलब कास्ट के बिहेवियर पे लेते हैं, तो उसे भी इसमें मतलब कि कहा गया कि ये भी बिल्कुल ही मतलब कि मतलब कि बुरी है और उसे भी मतलब कि सभी लोगों को समान अधिकार देना चाहिए इसमें भी। अब देखिए यहीं पर क्वेश्चन आया कि रिजर्वेशन वाला बात, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मतलब कि कह रहा है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग जो हैं उन्हें रिजर्वेशन देती है, और भी जो अदर बैकवर्ड क्लास के लोग जैसे OBC हैं तो इन्हें मतलब कि जो गवर्नमेंट जॉब्स में होते हैं उन्हें रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है। आखिर जब कहा जा रहा है कि इक्वल मतलब कि सभी जो लोग हैं उनको जॉब्स में सभी चीज़ों में अपॉर्चुनिटीज़ जो है बराबर है, तो आखिर ऐसा क्यों किया जाता है, ठीक है। तो इसका एक कारण है, ठीक है। अब देखिए कारण क्या है, तो देखिए इक्वलिटी का मतलब ये नहीं है कि सभी लोगों को एक मतलब कि समान ट्रीट किया जाए, ठीक है। सभी लोगों को समान ट्रीट किया जाए, ठीक है। इक्वलिटी का मतलब ऐसा है कि मतलब कि इस तरह से ट्रीट किया जाए कि सभी लोग बराबर आ जाएं। मतलब इस तरह से समझिए, मान लीजिए आप क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए एग्ज़ाम हो रहा है आपका, ठीक है। कोई बच्चा है मतलब कि कोई बच्चा है जो कि कह सकते हैं कि बोल मतलब कि कह सकते हैं कि देख नहीं सकता, ठीक है। कोई बच्चा है जो कि देख नहीं सकता है, तो क्या उसको भी सेम आपका ही पेपर दिया जाता है? नहीं ना।
क्योंकि उसके लिए स्पेशल पेपर आता है, उसमें थोड़ा हो सकता है ईजी दिया जाए। तो क्या आप कहेंगे कि ये मेरे अधिकारों का मतलब कि हनन किया जा रहा है, उसे ईजी पेपर और मुझे थोड़ा टफ पेपर दिया जा रहा है? ऐसा बिल्कुल ही नहीं ना। तो मतलब कि किया जाता है कि इस तरह से ट्रीट करने की कोशिश किया जाता है कि सभी लोग बराबर आ जाएं। ऐसा नहीं कि सभी लोगों को बराबर अधिकार दिया जाए, ये भी ज़रूरी है, लेकिन ऐसे चीज़ों इस तरह से ट्रीट किया जाए लोगों को कि सभी लोग बराबर आ जाएं, ठीक है। तो इसीलिए जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लोगों हैं, जिन्हें दबा कर रखा गया है, जो थोड़े अमीर नहीं गरीब हैं, तो उन लोगों को इस तरह से ट्रीट किया जाए कि वो भी अमीरों के बराबर आ जाए। इसीलिए उन्हें जो कह सकते हैं कि रिजर्वेशन दिया जाता है, ठीक है। तो रिजर्वेशन वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारा जो है राइट टू फ्रीडम, तो चलिए उसे देखते हैं। तो राइट टू फ्रीडम मतलब कि स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तो देखिए राइट फ्रीडम का मतलब क्या है कि मतलब कि कोई भी रुकावट ना हो, कोई भी रुकावट ना हो, ठीक है, कह सकते हैं कोई भी रेस्ट्रिक्शंस ना हो, ठीक है। या अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो इसका मतलब है कि कोई भी आदमी किसी भी आदमी के मतलब कि कह सकते हैं कि लाइफ में कोई भी मतलब कि इंटरफेरेंस ना करे, मतलब कि उसमें कोई भी बाधा ना करे, उसमें कोई भी अड़चन ना उत्पन्न करे, चाहे वो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। ये अधिकार होना चाहिए लोगों को कि मतलब कि कोई भी किसी के भी लाइफ में कोई बाधा ना मतलब कि उत्पन्न कर सके, उसके लाइफ को मतलब कि उसकी लाइफ में कोई भी इंटरफेरेंस ना कर सके, चाहे वो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, ठीक है। तो देखिए इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सिटीजन्स के राइट मतलब कि फ्रीडम ऑफ राइट को लेकर भी कई सारी चीज़ें हैं। तो जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लोगों को सोचने और अपने विचारों को प्रकट करने का अधिकार है, ठीक है। लोगों को अलग अलग तरह से सोचने का अधिकार है, ठीक है, अलग अलग तरह से सोचने का अधिकार है। उसके साथ साथ ही उसे एक्सप्रेस करने का भी अधिकार है। आप सोच रहे होंगे कि किस तरह से एक्सप्रेस करता है, तो वो चाहे भाषण देकर एक्सप्रेस करें, लोगों को बताकर एक्सप्रेस करें, मैगजीन या फिर न्यूज़पेपर के थ्रू एक्सप्रेस करें, जिस तरह से वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो मतलब उन्हें सभी तरह का अधिकार है कि वो अपने भाव को, जो उनका मतलब कि जो उनका एक्सप्रेशन है उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, उन लोगों को सामने ला सकते हैं, ठीक है, उसे पब्लिक करते हैं। मैगजीन, न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, वो जिस तरह से भी चाहें उससे पब्लिक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए अब इसके साथ साथ ही कुछ अधिकार दिए गए हैं, तो इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि मतलब कि लोगों को अधिकार दे दिया गया कि वो अपने विचारों को मतलब कि एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो मतलब कि वो जो मन वो करें, ठीक है। उन्हें ये अधिकार नहीं दिया गया है कि वो किसी मतलब कि लोगों को मतलब कि किसी के अगेंस्ट कह सकते हैं कि मतलब कि आवाज़ उठाने के लिए कहे। देखिए लोगों को ये अधिकार नहीं दिया गया है कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट लोगों को आवाज़ उठाने के लिए भड़काए, ठीक है, इस तरह से नहीं अधिकार दिया गया है, ठीक है। उन लोगों को ये अधिकार नहीं दिया। देखिए सबसे अधिकार तो ये दिया गया है कि आप किसी भी तरह से, चाहे न्यूज़पेपर की तरफ से या किसी भी तरह से अपने भावों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन ये अधिकार नहीं दिया गया है कि आप किसी को मतलब कि गाली दें, ठीक है, गवर्नमेंट के खिलाफ रिबेल करने के लिए लोगों को भड़काएं, ऐसा बिल्कुल भी अधिकार नहीं दिया गया है। उसके साथ ही साथ ये भी अधिकार दिया गया है कि आप असेंबली फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन वो भी शांत कर सकते हैं, शांत भाव में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब कि लोगों को भड़काएं उसमें, ठीक है। तो ये सारे नहीं दिए गए। एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सिटीजन्स को ये पूरा मतलब कि कर सकते हैं कि अधिकार है कि वो मीटिंग्स को फॉर्म कर सकते हैं, प्रोसेसन रैलीज निकाल सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सारे इसमें कंडीशन है कि ये सारे जो है वो शांतिपूर्वक होने चाहिए, ठीक है, इसमें कोई भी हंगामा वगैरह नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ ही लोगों को ये अधिकार है कि मतलब कि वो एक कंट्री की मतलब कि एक कंट्री के पार्ट से दूसरे कंट्री, मतलब एक स्टेट से दूसरे कंट्री, किसी भी कंट्री के कर सकते हैं, कंट्री के किसी भी पार्ट्स में ट्रेवल कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी मतलब कि ऑक्यूपेशन को अपना सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, उस सभी को अधिकार है, ठीक है। तो इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली कि मतलब कि कह सकते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सप्लेन द राइट टू फ्रीडम, ठीक है। इसमें सारे आपको पॉइंट्स लिखने होंगे, लेकिन इतना बड़ा मत लिखिएगा, जो ब्लैक पेन से लिखे गए हैं आप डायरेक्ट नहीं लिख देंगे, तभी आपका काम हो जाएगा, पूरा फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन ये 5 पॉइंट लिखेंगे, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको पता ही होगा कि 5 पॉइंट लिखना जरूरी है। ये देखिए नोट्स मैंने बहुत ही अलग लेवल से बनाया है, इसमें आपको बुक से भी कह सकते हैं कि अच्छे तरह से समझ पाएंगे, ठीक है। और वैसे भी नोट्स इसीलिए बनाया जाता है ताकि बुक की ज़रूरत न पड़े, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है कि कुछ राइट्स जो है वो एक अरेस्टेड पर्सन को भी दिए गए हैं। राइट्स टू फ्रीडम, देखिए स्वतंत्रता का अधिकार केवल आम नागरिक को ही नहीं,
एक ऐसे व्यक्ति जो कि मतलब कोई अपराध करके अरेस्ट हो गया, उसे भी कुछ राइट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो ये क्या दिया गया है, तो मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसे मतलब कि अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है, कस्टडी में ले लिया जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से मतलब कि क्या कर सकते हैं कि उसका ये पूरा का पूरा अधिकार है, उस व्यक्ति का ये पूरा अधिकार है कि वो जान सकता है कि आखिर उसे किस अपराध में अरेस्ट किया गया है, ठीक है। उसका पूरा ये अधिकार है। उसके साथ साथ ही जो अरेस्टेड पीपुल है उसका ये भी अधिकार है कि उसे 24 घंटे के अंदर अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर जो सबसे नज़दीकी जज है उसके सामने मतलब कि जो सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट है उसके सामने प्रस्तुत किया जाए और उस पर मतलब कि कार्रवाई की जाए, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। और उसके साथ साथ ही उसका ये भी मतलब कि जो अरेस्टेड पर्सन है उसका ये भी अधिकार है कि वो अपने लिए एक लॉयर को भी अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। अपने डिफेंस के लिए एक लॉयर को भी अपॉइंट कर सकता है, वो खुद व्यक्ति, ठीक है, वही व्यक्ति खुद, ठीक है। तो इसके लिए 3 पॉइंट्स हैं और क्या क्या अधिकार उसके भी हैं, ठीक है। उसके साथ साथ ही एक और भी है कि लाइबिलिटी को लेकर, ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी, ये आर्टिकल 21 में कहे गए हैं, ठीक है। तो इससे भी आप जान लीजिए कि क्या क्या चीज़ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन यह कहता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन यह कहता है कि the constitution say that no person can be deprived on his liability except according to procedure established by law. It means no person can killed unless the court has ordered a death sentence. अब देखिए क्या है कि ये भी कह सकते हैं कि इसमें ये क्या किया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को मार नहीं सकता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति चाहे वो पुलिस ऑफिसर ही क्यों ना हो, ठीक है, ये पुलिस ऑफिसर ही क्यों ना है या फिर कोई भी सरकारी अधिकारी हो या गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, वो कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी भी व्यक्ति को मार नहीं सकता है, उसे चोट नहीं पहुंचा, हानि नहीं पहुंचा सकता है जब तक कि जब तक कि जज का आदेश ना हो, ठीक है, जब तक कि कोर्ट से ऑर्डर ना आ जाए, ठीक है। ये बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसीलिए कहते हैं जब आपने मूवी वगैरह देखा होगा कि मारते हैं लोग, भले ही देखिए, भले ही वो कितना भी बड़ा अपराध क्यों ना किया हो, भले ही जो व्यक्ति है वो कितना भी बड़ा अपराध क्यों ना किया हो, उसे तब तक नहीं मारा जा सकता है जब तक कि कोर्ट का आदेश ना हो, ठीक है। इसका मतलब ये भी है कि गवर्नमेंट जो है, पुलिस ऑफिसर जो है, कोई भी चाहे वो अरेस्टेड पर्सन या कोई भी हो, उसे तब तक नहीं मतलब कि छू नहीं सकती जब तक कि एक लीगल जस्टिफिकेशन ना हो कोर्ट की तरफ से, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया होगा कि राइट टू फ्रीडम क्या है। अब एक हमारा नेक्स्ट राइट है, वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझिएगा अच्छे से। इसमें भी कई सारे पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट्स क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है वो ट्रैफिक्स पर, जो ह्यूमन बींग्स का जो ट्रैफिक है उस पर बिल्कुल ही रोक लगाती है। अब आप सोच रहे होंगे कहीं ये जो मोटर वाइल बाइक वाला ट्रैफिक नहीं ना होता है, जो ट्रैफिक पुलिस लगी होती है, तो वो जी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर ट्रैफिक का दूसरा मतलब है। ट्रैफिक का यहाँ पर मतलब है कि जो कह सकते हैं कि जो लोगों को खरीदा जाता है, बेचा जाता है, जो धंधा करते हैं ये लोग कह सकते हैं, ठीक है, जो मतलब कि एक लोगों को खरीदा जाता है, एक लोगों को बेचा जाता है, तो उस तरह से कोई भी मतलब कि नहीं कर सकता है। ये शोषण किया जा रहा है, उस व्यक्ति का शोषण किया जा रहा है, तो इसकी वजह से इस पर पूरा का पूरा रोक है। और यदि किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है तो उसका पूरा अधिकार है कि वो कोर्ट में अपील कर सकता है। उसके साथ साथ ये दूसरा जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस पर भी रोक लगाता है कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को बेगर नहीं बना सकता है। बेगर का मतलब है कि जो पूरे जन्म के लिए अपना नौकर पूरा दास कर सकते हैं, या फिर कि मतलब कि अपना नौकर बना लिया है और उसे मतलब कि उसके वेजेस नहीं दे रहे हैं, ठीक है, उसका वेजेस नहीं दे रहे हैं कोई। उसके साथ साथ ही बाउंडेड लेबर कर सकते हैं, ठीक है, बेगर को हम बाउंडेड लेबर भी कर सकते हैं, मतलब कि जन्म के लिए, जैसे आपने देखा होगा कि पूरे जन्म आजीवन, भले ही वो कितने भी, चाहे वो व्यक्ति जो है, चाहे वो व्यक्ति उस पर उपकार करके कर सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी पे उपकार कर देता है तो कई बार वो व्यक्ति कहता नहीं है कि हम आपका जीवन भर सेवा करेंगे, तो ऐसा भले ही वो मतलब कि कर रहा है, मतलब मजबूरी में ही कर रहा है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते। ये शोषण है और इसके लिए वो व्यक्ति नहीं तो कोई दूसरा भी आवाज़ उठा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से कंडीशन होते हैं। उसके साथ साथ ही हमारा तीसरा पॉइंट इसी में है कि कोई भी व्यक्ति जो है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि 14 वर्ष से जो कम वाले बच्चे हैं, 14 वर्ष से नीचे के बच्चे जो हैं, उसे कोई भी काम नहीं करवा सकता है, उन्हें फैक्ट्रीज में या माइन पर कहीं पर भी काम नहीं कराया जा सकता है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से कई सारे मतलब कि जो बच्चे हैं उस मतलब कि रोक है कि उन लोगों को इंडस्ट्रीज में या फिर कहीं पर भी काम नहीं कराया जा सकता है। तो ये था हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा, इसमें आपने पॉइंट्स देखा होगा कि, तो ये नोट्स हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
तो इसके आगे हम चलिए देखते हैं। तो अब हमारा अगला पॉइंट क्या है, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो देखिए अब मैं जल्दी आपको बता देता हूँ कि मतलब कि धार्मिक स्वतंत्रता क्या, मतलब कि कोई भी जो है वो किसी भी मतलब कि कह सकते हैं कि धर्म को अपना सकता है, उसकी मतलब कि प्रोपोगेट कर सकता है। ठीक है, पॉइंट्स को अच्छे से देखिए चलेगा, मैं आपको हिंदी डायरेक्ट एक्सप्लेन करते चला हूँ। ठीक है, कोई भी मतलब कि कर सकते हैं कि किसी भी धर्म को अपना सकता है, या फिर कोई धर्म अपनाए चाहता है दूसरा धर्म अपना लूँ तो वो भी कर सकता है। ठीक है, उसके मतलब कि प्रोपेगेट कर सकता है, मतलब उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, लोगों को मतलब कि ऐसा नहीं है कि मतलब लोगों के साथ मतलब कि मिल बैठ सकता है। ठीक है, एक धर्म के जो व्यक्ति हैं वो दूसरे बृहद धर्म के व्यक्ति के साथ मिल सकते हैं, या फिर मतलब कि मंदिरों में जैसे होता है आरती वगैरह, मतलब कि कई सारे मतलब कि फंक्शन वगैरह होते हैं तो वो भी सब कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ये है कि एक व्यक्ति जो है वो किसी व्यक्ति को डरा धमका कर ये नहीं कर सकता है कि तू यह धर्म अपना लो, यह धर्म अपना लो। अगर वो इच्छा से अपना धर्म अपनाना चाहता है तो वो बिल्कुल ही अपना सकता है। ठीक है, तो इसे मतलब कि उसके लिए अधिकार है। ठीक है, क्योंकि हम अब देखिए इसमें कोई भी रोक भी नहीं है, क्योंकि हमारा एक कंट्री जो है वो सेकुलर कंट्री है। सेकुलर कंट्री का मतलब होता है कि उसमें कोई भी मतलब कि एक कह सकते हैं कि फिक्स ना हो। ठीक है, मतलब कि कोई भी एक स्पेसिफिक चीज़ को इस्टेब्लिश नहीं किया जाए। वहाँ पर ऑफिशियली कई सारी चीज़ हो गए, जैसे कि हमारे कंट्री में ऑफिशियल रिलीजन है। ठीक है, ऑफिशियल रिलीजन मतलब कि हिंदू लोग, वैसे मतलब कि कई सारे फिक्स ना हो, उसमें जो भी धर्म अपनाना चाहते हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे क्रिश्चियन हो, कोई भी चीज़ अपनाना चाहते हो, कोई भी धर्म अपनाना चाहते हो, उसका प्रचार प्रसार करना चाहते हो, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो ये था हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट कह सकते हैं कि राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। सभी को यह अधिकार, इसमें क्या कहता है, तो इसमें सभी को अधिकार है, चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे मेजोरिटी हो, उनको सभी को अधिकार है कि वो किसी भी संस्कृति को फॉलो कर सकते हैं। सबको पढ़ने का अधिकार है। ठीक है, शिक्षित बनने का अधिकार है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसे पूरे अच्छे से मतलब कि कह सकते हैं कि लिखा गया है, आर्टिकल्स में लिखे गए हैं। ठीक है, उसके साथ साथ ही मतलब कि अलग अलग भाषा में पढ़ सकते हैं, अलग अलग भाषा बोल सकते हैं। उसके सारे मतलब कि उसे कोई भी मतलब कि सांस्कृतिक है उसे मतलब कि बचा कर रख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें मतलब कि संस्कृति बचा कर कैसे रख सकते हैं, मतलब कि देखिए मान लीजिए कई बार क्या होता है कि कई बार नहीं, अभी भी हमारे कंट्री में कई सारे नेपालीज रहते हैं। ठीक है, तो वो नेपाली जो है वो अलग संस्कृति को फॉलो करते हैं, तो उनका पूरा अधिकार है कि वो अपनी संस्कृति को बचाए रख सकते हैं। वो उनका जो संस्कृति कहता है कि जिस तरह से वो पहने रहें, जिस तरह से मतलब कि किस तरह से वो रहना चाहते हैं, कि कोई कौन सा भाषा बोलना चाहते हैं, वो पूरा अधिकार है कि वो उस तरह से रह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे मतलब कि राइट्स आते हैं, राइट ऑफ कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, सभी को पढ़ने का अधिकार है। ठीक है, सभी को मतलब कि सभी को पढ़ने का अधिकार है, सभी को मतलब कि अलग अलग भाषा बोल सकते हैं, अलग अलग धर्म को अपना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सभी को ये अधिकार, ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं इस बार इसे पढ़ भी लीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश में आप देखिए, जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ जब आप इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे, नोट्स मैंने इसलिए लिखा है, मैं आपको वैसे भी एक्सप्लेन कर सकता, बोल के भी एक्सप्लेन कर सकता, लेकिन नोट्स मैंने इसलिए दिया है ताकि आप जो मैं बोल रहा हूँ, कई बार क्या होता है कि लोगों को इंग्लिश में लिखने में दिक्कत होती है, तो आप जब नोट्स को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमें इंग्लिश में बनाकर लिखना है। ठीक है, तो उस तरह से कई सारे मतलब कि आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए वही कि सबको फ्रीडम है कि आप जो भी अपना मतलब कि जिस भी तरह से ट्रेडिशनल मतलब कि यूज़ कर रहे हैं, जिस भी तरह से संस्कृति को अपना रहे हैं, उसी मतलब कि लोगों के साथ शेयर भी कर सकता है। ठीक है, उन लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लग रहा है एक ही पेज 2 बार आ गया है, चलिए कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ देखिए मतलब कि जितने भी माइनॉरिटी हैं उन सभी को मतलब कि पढ़ने का अधिकार है, उन सभी लोगों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने का अधिकार है, अपने चॉइस का मतलब वो जिस तरह से पढ़ना चाहते हैं, जो भी चीज़ पढ़ना चाहते हैं, वो सभी चीज़ उनको अधिकार है। अब देखिए हमारा लास्ट जो है अधिकार है वो है राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब देखिए जो हमने 5 अभी तक जो अधिकार पढ़े हैं, ठीक है, जो 5 राइट्स पढ़े हैं, अब आप इन राइट्स को किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं, तो वही है उस जो सिक्योर करने का तरीका है वही है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मतलब कि अगर आपका जो कोई भी जो इन 5 राइट्स को उसका हनन करता है, तो आपके पास ये अधिकार है कि आप कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ठीक है, जो मैं आपको बार बार बोल रहा था कि आप कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कोर्ट में जाने का अधिकार कहाँ से आया है, तो यही राइट्स है, राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, तो ये सिटीजन्स को ये पावर दी गई है कि यदि उनके किसी राइट्स का, किसी फंडामेंटल राइट्स का जो जन्म से उन्हें अधिकार मिले गए हैं, उसका कोई वॉयलेट करता है तो उन्हें यह अधिकार है कि वो कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए ऐसा मतलब कि कई बार पॉसिबल होता है कि कोई व्यक्ति जो है वो किसी व्यक्ति के राइट्स को मतलब कि उसका वोलेट करता है, या कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट ही कह सकते हैं कि गवर्नमेंट भी कई बार कई लोगों के राइट्स को मतलब कि वोलेट करती है। तो इसमें क्या हो सकता है कि इसी वजह से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स जो थे वो लोग सोचें कि ऐसा कई बार हो सकता है, और ज़्यादातर भी हो सकता है, क्योंकि मेजोरिटीज़ में जो लोग हैं वो बहुत बार माइनॉरिटीज़ पर ऐसा कर भी देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये अधिकार लाया गया कि मतलब कि कोई भी कमज़ोर ना पड़े। ठीक है, किसी भी का कोई राइट्स अगर वॉयलेट किया जाता है तो उसको ये अधिकार रहे कि वो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जो स्टेट कोर्ट है वहाँ पर अपने राइट्स को मतलब कि वॉयलेट ना हो उसके लिए अपील कर सकता है। ठीक है, अब देखिए अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास आपको पता ही है कि वो इंडिपेंडेंट है, तो उसके पास पावर है। और वो पावर क्या करेंगे, सबसे पहले क्या होता है कि अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, सबसे पहले आप जाएंगे कोर्ट में। आप मतलब कि आपके मान लीजिए कोई राइट्स का वायलेशन होता है तो आप कोर्ट में जाएंगे। अब कोर्ट क्या करेगी, एक रिट जो है वो एक ऑर्डर कह सकते हैं जिसका नाम है रिट। वो एक मतलब कि कह सकते हैं कि फॉर्म करती है, एक जो भी आपके राइट्स को वॉयलेट किया जाता है उसके पास ये भेजा जाता है। अब ये कौन करता है, तो ये हाई कोर्ट करेगा या तो सुप्रीम कोर्ट करेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये नहीं करती है। ठीक है, तो रिट क्या होता है, तो रिट मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर आपको रिट्स का डिफिनेशन। तो रिट्स एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंडर कोर्ट का जो है वो मतलब कि आदेश होता है। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, जो कि हाई कोर्ट या कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह सकते हैं कि मतलब कि निकाला जाता है। ठीक है, अब उसके साथ साथ ही देखिए यहाँ पर क्या है, अब देखिए उसके साथ ही साथ क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि लोगों को इसके साथ साथ मान लीजिए कई बार क्या होता है कि लोगों को इसके लिए सरप्राइज भी दिया जाता है। ठीक है, जो लोग मतलब कि कोर्ट में जाकर मतलब अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं उन्हें कई बार प्राइज भी दिया जाता है और जो लोग वॉयलेट करते हैं उन्हें पनिश किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी राइट हैं उन सभी में से जो मतलब कि जो राइट्स हैं, या कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो हर्ट है और जो आत्मा कह सकते हैं जिसे है, उसे किसे कहा है, तो वो राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हर्ट और सोल कहा है। तो ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम पढ़ेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। जैसे अभी हमने पढ़ा ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो स्टार्टिंग में ही पढ़े थे तो वो था इंटरनेशनल लेवल पर, लेकिन हमारे कंट्री में कौन सी ऐसी संस्था है जो कि ह्यूमन राइट्स को मतलब कि किसी का ह्यूमन राइट्स अगर वायलेशन होता है तो उस पर काम करती है, तो वो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, NHRC। ठीक है, तो ये भी एक इंडिपेंडेंट कमीशन है। ठीक है, ये भी एक इंडिपेंडेंट कमीशन है, इलेक्शन कमीशन के ही तरह से कह सकते हैं। इलेक्शन कमीशन आपने चैप्टर 3 में पढ़ा होगा, इलेक्शन कमीशन क्या होता है। तो ये भी एक इंडिपेंडेंट कमीशन है। ठीक है, ह्यूमन राइट्स कमीशन है जो कि सेटअप किया गया था 1993 में, लॉ के द्वारा एक लॉ पास किया गया था, उसी के द्वारा इसे सेटअप किया गया था 1993 में। और ये विक्टिम्स को हेल्प करता है कि उनके जो राइट्स, अगर कोई फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो अगर मतलब कि वॉयलेट कर रहे हैं तो उसे सिक्योर करने के लिए कह सकते हैं कि इन्हें भी मैसेज कर सकता है, और फिर ये जज की तरह से का मतलब कि ये कमीशन जो है। और देखिए यहाँ पर ये जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है ये प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा, और जो रिटायर्ड जज होते हैं वही निर्णय लेते हैं कि इसका चीफ कौन बनेगा। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के चीफ को प्रेसिडेंट और रिटायर्ड जज जो मतलब कह सकते हैं या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड करते हैं कि कौन बनेगा, उसी तरह से इसके भी कमीशन को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है कि अगर आपके किसी राइट्स का वायलेशन होता है तो आप इन्हें मैसेज कर सकते हैं या फिर इन्हें मतलब कि आर्टिकल भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये आर्टिकल लिखने के बाद ये कहते हैं कि समवन, ठीक है, समवन मतलब कि क्या होता है कि ये भी एक आर्डर इशू करते हैं कोर्ट को। ठीक है, कोर्ट के द्वारा ही, कोर्ट के ही द्वारा ही, और उस पर्सन को मतलब कि जो पर्सन आपके राइट्स का वॉयलेट किया गया है, और फिर उसे कहा जाता है कि एक डेट दिया जाता है जिसके पहले तक उसे उपस्थित होना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर काम किया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो आर्टिकल है, ये लेटर जो है ये कोई भी लिख सकता है, NHRC को कोई भी लिख सकता है। अब ये आर्टिकल किस एड्रेस पे लिखा जाएगा, तो ये एड्रेस जो है आपके बुक में दिया गया है। ठीक है, ये आपके एड्रेस जो है ये बुक में दिया गया है, और ये न्यू दिल्ली का ही एड्रेस है। ठीक है,
तो अब देखिए उसके बाद क्या है कि एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स। अब इसमें हम कुछ इंटरनेशनल राइट्स के भी बारे में जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें हम कुछ इंटरनेशनल राइट्स के भी जानेंगे, मतलब कि जिस तरह से देखिए डेमोक्रेसी बढ़ रही है उसी तरह से राइट्स जो है अलग अलग, मतलब जिस तरह से हमारा कह सकते हैं कि नीड्स बढ़ रहा है उसी तरह से हमारा जो राइट्स हैं वो भी बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है, वो भी बढ़ते ही जा रहे हैं। जैसे कि पहले क्या था, मतलब कि कुछ ही राइट्स होते थे, लेकिन अब धीरे धीरे राइट्स जो हैं वो बढ़ते रहे हैं, ठीक है। अब देखिए उसी में कई सारे राइट्स जो हैं जो हमारे मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिए हैं लेकिन अलग अलग कंट्रीज में दिए गए हैं। तो सबसे पहला राइट्स क्या है, राइट्स टू एजुकेशन। एक बार इन पॉइंट्स को आप जरूर पढ़ लीजिएगा, नोट डाउन कर सकते हैं। राइट्स टू एजुकेशन, तो देखिए सभी लोगों को स्कूल जाने का अधिकार है, ठीक है, सभी लोगों को, सभी सिटीजन्स को स्कूल जाने का अधिकार। वैसे हमारे कंट्री में भी दिया गया है राइट्स टू कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, मतलब वही सेम राइट्स है लेकिन कह सकते हैं थोड़ा सा इसमें और भी डिफरेंस कर दिया गया कि 14 वर्ष के जितने भी मतलब कि 14 वर्ष के मतलब कि जितने भी बच्चे हैं उन सभी के लिए कंपलसरी है, ठीक है, कंपलसरी है कि वो स्कूल जाएं, ठीक है। उसके साथ साथ ही राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता है। ये अधिकार है कि किसी भी व्यक्ति का कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं लिया जा सकता है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि कॉल रिकॉर्डिंग्स होते हैं, देखिए कई बार क्या होता है कि कॉल रिकॉर्डिंग्स को रिकॉर्ड कर लिया जाता है, तो वो भी बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के बिना परमिशन के उसके होम एड्रेस को नहीं खोज सकता है, ठीक है। ये कई सारे इंटरनेशनल कह सकते हैं कि राइट्स हैं, ठीक है। तो ये कई सारे इंटरनेशनल राइट्स हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, ठीक है, तो इस तरह से कई सारी ये इंटरनेशनल राइट्स भी हैं। अब देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, अब देखिए साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है जिसमें कई सारे राइट्स दिए गए हैं जो कि हमारे कंट्री के राइट्स में नहीं दिए गए हैं। तो वहाँ पर ये देखिए राइट्स टू प्राइवेसी, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक राइट दिया गया है, राइट टू प्राइवेसी, मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी भी व्यक्ति के फ़ोन को ट्रैप नहीं कर सकता है या फिर उसके होम को सर्च नहीं कर सकता है बिना उसके परमिशन के। मतलब कि उसका अगर कोई बात कर रहा है तो आप उसका रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, उसका घर नहीं मतलब कि कह सकते हैं कि ढूंढ सकते हैं बिना उस व्यक्ति के परमिशन के, ठीक है। राइट टू एन इन्वायरमेंट, ठीक है। अब देखिए इन्वायरमेंट का भी सबको अधिकार दिया गया है कि सभी लोग जो हैं अच्छे अच्छे मतलब कि इन्वायरमेंटल कंडीशन में रहें। ऐसा नहीं है कि मतलब कि आप गरीब हैं तो आप मतलब कि ऐसे मतलब कि बेकार जगह पर रहें, ठीक है। सभी लोगों को क्लियर वाटर पीने का अधिकार है, सफिशिएंट फूड का अधिकार है, सभी लोगों को हेल्थ केयर सर्विस का अधिकार है। ये सारे अधिकार जो हैं वो दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि हमारा एक ह्यूमन राइट्स जो कमीशन था, उसी तरह से इंटरनेशनल कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स है, ठीक है, जिसके अंदर कई सारे राइट्स आते हैं जैसे राइट टू वर्क। ये सारे जो हम पढ़ रहे हैं ये इंटरनेशनल राइट्स हैं, ठीक है। सभी लोगों को अपने काम कर अपने लिवलीहुड्स को अर्न करने का अधिकार है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि ये जितने अधिकार बोल रहे हैं ये इसमें से एक भी अधिकार हमारे में कह सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिए गए। ये सारे अधिकार हैं लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे नहीं गए हैं। जैसे कि राइट टू वोट, ये सभी हमारे कंट्री में सभी लोगों को अधिकार है कि वो वोट दे सकते हैं, लेकिन वो उसका जो जिक्र है वो कह सकते हैं कि एक राइट्स की तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है, ठीक है। वो ह्यूमन राइट्स हैं, ठीक है, वो ह्यूमन राइट्स हैं, वो अलग कैटेगरी में आते हैं, शायद मैंने आपको बताया नहीं, ऊपर छूट गया। तो वो ह्यूमन राइट्स हैं, वो ह्यूमन राइट्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा जो इंटरनेशनल था तो राइट्स टू वर्क, ठीक है, सभी लोगों को अब काम कर अपने लिवलीहुड्स को अर्न करने का अधिकार है, ठीक है। ठीक है, सभी लोगों को सेफ और हेल्दी वर्किंग कंडीशन मतलब कि चाहिए। उसके साथ साथ ही उन्हें यह भी अधिकार है कि अच्छी वेतन मिले, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है कि सभी लोगों को ये भी अधिकार है कि वो मतलब कि साफ़ सुथरे कपड़े पहने, सभी लोगों को हाउसिंग मिले, मतलब कि घर मिले, कपड़े मिले, खाना मिले, ये भी अधिकार दिया गया है सभी लोगों को। साथ ही साथ सोशल सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस, मतलब कि सोशल सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस मतलब कि लोगों को ये भी, जैसे कि साउथ अफ्रीका का अधिकार था ना, तो वो जैसे कि मतलब कि प्राइवेसी वाला, तो ये भी सेम वही है। तो देखिए राइट टू हेल्थ, सभी लोगों को मेडिकल केयर ड्यूरिंग इलनेस, जैसे कि हमारे कंट्री इंडिया में भी होता है। सभी लोगों को पढ़ने का अधिकार है। तो ये सारे अधिकार जो हैं ये दिए गए हैं। तो इसमें से देखिए इसमें कई सारे अधिकार जो हैं जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए इसके साथ ही देखिए मतलब कि देखिए अब हमने जो पढ़ा इंटरनेशनल कन्वीनियंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ये मतलब कि इंटरनेशनल राइट्स हैं जिन्हें मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पर कहा जाता है कि ये राइट्स जो है सारे कंट्री में देने चाहिए, ठीक है, ये सारे कंट्रीज में दिए जाने चाहिए और ये सारे राइट्स हमारे कंट्री में भी हैं, ठीक है। तो ये से कुछ इंटरनेशनल राइट्स। तो ये नोट्स आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब इस नोट्स को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप गूगल पर जाकर सर्च कीजिएगा टॉपर बनो, बीच में हाइफन टॉपर बनो के बीच में हाइफन लगाएगा .blogspot.com लिखेगा। उसके बाद सर्च करेंगे तो हमारा साइट आ जाएगा, वहाँ पर आप सर्च कर लीजिएगा इस नोट्स को, आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा वहाँ से। या फिर आप वहाँ पर साइट में ही इस नोट्स को ओपन भी कर पाएंगे और वहाँ से आप इस नोट्स को पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और यहाँ पर भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, इस चैप्टर को समझ लीजिएगा। इसके बाद एक्सरसाइज है, तो हमारे ये पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। इस नोट्स को मैंने अच्छे से समझाया, इस चैप्टर को कह सकते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर ही समझिए हमने समझ लिया है, ठीक है। और ये भी वैसे नोट्स भी बहुत बड़ा था, लगभग 17 पेज 16 पेज का था। तो अगर आप इसके बाद आप किस टॉपिक पर किस चैप्टर का नोट्स चाहते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहते हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।